दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, जिसको आप UPSSSC नाम से जानते हैं। आपको नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम व्यू एडवर्टाइजमेंट पर चले जाएंगे। जैसे हम व्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर पर जाएंगे, हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा 2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक 14/10/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 28/10/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि 4/12/2024 है। विशेष कथन की अगर हम बात करें तो उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा तब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 27/11/2024 अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा संशोधन भी आपका हो सकता है। चलिए, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा 2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 11 के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,892 पद सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 5,272 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर भारत के नागरिकों का हो गया, तो इसमें आप कहीं के भी हों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं। जो PET है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 में सम्मिलित हुए एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड बेहद संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 उससे कम नकारात्मक अंक करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए और हम अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवश्यक सूचना। विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, अतः किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती आयोग यानी जो वेबसाइट है इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन को बहुत 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 ध्यान से पढ़िएगा, उसी के बाद आप कभी भी किसी भी चीज़ के आवेदन करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन क्लिक कर उस विज्ञापन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो अभी हमने किया है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने की समस्त प्रक्रिया एक बार में पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए गए, इनको आप पढ़ के ध्यान से इन आवेदनों को भर लीजिए। आपके जो आवेदन है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी के प्रमाणीकरण, लॉगिन कैसे होना, व्यक्तिगत विवरण के साथ OTP के माध्यम से साथ आवेदन लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई, आपने जो दर्ज किया हुआ था, क्या दर्ज किया हुआ था, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, ईमेल, मोबाइल, ये अपने आप ही उसमें आ जाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। अन्य विवरण में भी आप देख लीजिए, घोषणा आपके द्वारा हो जाएगी, सेव प्रोसेस कर लेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। आप प्रोसेस को आप एक बार देख के आप इसके हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। फीस का भुगतान समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, और फीस के लिए जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI द्वारा शुल्क सफल भुगतान किया जा चुका है, तो इसके माध्यम से ये पूरी कंडीशन आपके पास हो जाएंगी। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं अब और महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं इसमें कि और क्या कहा गया है।
अभ्यर्थी और उपयुक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड में जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन का शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। मीन्स कई सारी चीज़ें अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आवेदन शुल्क की कि कितना आवेदन शुल्क लगना है। देखिए सभी जगह में 25 रुपये है आवेदन शुल्क आपका, चाहे आप अनारक्षित हो, चाहे आप अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये ये दिया हुआ है। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्टशाली अभ्यर्थी द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। तो कुल मिलाकर ये है 25 रुपये देय होगा। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। सबमिट प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें, लिखा हुआ अवश्य प्राप्त कर लें, किसी प्रकार की उसमें ना रहे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मीन्स पूरी डिटेल दी हुई है। अब आवेदन में संशोधन के लिए आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको कि कैसे क्या संशोधन होगा, कि ये कंडीशन दी हुई है, क्या क्या आपको करना है। आप यहाँ पर उस चीज़ को पदों का विवरण में हम यहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे कि नीचे दिए गए हैं पूरे, कि उसको हम देख रहे हैं। सूची के 36वां लंबद आरक्षण जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आप देख लीजिए। कुल विज्ञात पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। अब ये पद का जो नाम है वो महिला स्वास्थ्य करता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप अनारक्षित में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, EWS में आते हैं, किस स्थिति में आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण की। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर आप एक चीज़ों को देख लीजिए कि दिव्यांगजन व पद की संख्या विभाग उनके आधार पर दी हुई है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधाविनिक विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आप दूसरी जगह पर आप दूसरे राज्य के अगर हैं और आप आवेदन करते हैं तो ज़्यादातर में आपको अनरिजर्व यानी अनारक्षित में रखा जाता है, तो आप उसके हिसाब से व्यवस्था अपनी कीजिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अर्हता की अगर हम बात करें तो क्या मांगा गया वो हम देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्यकर्ता पद के लिए सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती है। निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। क्या क्या? अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आवश्यक रूप से कर ली, 12वीं पास आपने किया हुआ हो। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार एक वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ, जिसको हम ANM नाम से जानते हैं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण शायद सफलतापूर्वक अवश्य कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल नर्सिंग में विधिवत पंजीकृत हो। अब यहाँ पर एक डिटेल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो लोग यूपी के नहीं हैं, सर ये कैसे होगा? तो देखिए इसके लिए ये टाइम दे देते हैं। जैसे हमने कल परसों भी एक वैकेंसी डाली थी तो उसमें उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया था। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा गया है, वो देखें। अधिमान्य उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्यकर्ता और पर्यवेक्षक पुरुष महिला राज्य के अनुसार सीधी भर्ती का प्रति अधिमान दिया जाएगा। जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्यकर्ता सीधी भर्ती समय में संशोधित गा के पदों पर नियम सीधी भर्ती अनुसार है। चिकित्सा भर्ती में 15 अंकों के अध्ययन संविदा के आधार पूरी की गई। हाँ, अगर आप ये कंडीशन आपके साथ होती है तो इसमें आपको कुछ नंबर मिलेंगे, तो उसके आधार पर भी आप आगे बढ़ सकते। क्योंकि सीधी भर्ती है तो नंबरों के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
नियमावली के नियम 15 खा के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्रति प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने तो उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसकी आयु क्या मांगी गई है वो आप देख लीजिए कि भाई आयु यहाँ पर डिटेल दी होगी, सीधी भर्ती है, चयन का आधार आयु देख लेते हैं। अभी सीधी भर्ती अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष से की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती की लिखती प्रदत्त की जाए अनुसार महिला किसी पद सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष उसी वर्ष में जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती लिखती है विज्ञापित किया 1 जुलाई को 18 वर्ष। अच्छा, जब भर्ती हो रही हो तब तो आप 18 वर्ष के होगा 1 जुलाई को, और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी 18 से 40 वर्ष की आयु इसमें लगेगी। चयन का आधार किस प्रकार से होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 का तो सूचना में दिनांक घरों सीधी भर्ती होनी है, ये तो हम पद समझ गए। स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना, नियमावली में कार्मिक के अनुसार अपनाई गई नवीन आवेदन पद्धति द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार इसमें होगा, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग के पहली चीज़ तो ये कौन आएगा इसमें जिसने 2023 में वो एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, और अनुसार इसमें चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा में संबंधित विशेष नोट परसेंटाइल वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में श्रेणी अवशंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक में छूट दी जाएगी, और अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए जो हम ढूंढ रहे थे जब से, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। जो मैं आपसे पहले बोल चुका था कि ऐसी स्थिति में हमेशा देखा गया है कि जब आप दूसरे राज्य के हैं और दूसरे राज्य में आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य के हिसाब से ये ट्रीट किया जाता है। संबंधित परीक्षा योजना, अच्छा ये पाठ्यक्रम आ गया आपका कि भाई पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। ये देखिए विषयगत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित कुल अंक 100, समय अवधि 2 घंटा 120 मिनट। तो ये पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि क्या इसमें पेपर में आने वाला है। देखिए आप यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस आपके यहाँ पे, अब यहाँ पर ये इंग्लिश में दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको परिशिष्ट वगैरह ये सब दे दिए गए हैं कि भाई फॉर्म वगैरह कैसे रहना है, जाति प्रमाण पत्र कैसे रहना चाहिए, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए तो यहाँ पर वो चीज़ें दी गई हैं, पिछड़ी जाति के लिए, और ये उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम EWS के लिए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सारे दिव्यांगजनों के लिए। तो इस तरह से आप जितना जल्दी हो सके, आप अगर इसके योग्य हैं और आपको ये फॉर्म भरना है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।